Assalamualaikum class. Yesterday we started a topic benzene. We studied about the structure, hexagonal structure of benzene. Now today we are going to study about the X-ray studies of benzene structure. How X-ray studies prove the structure. जो हमने कल पढ़ा था उसको एक्सरे स्टडीज़ किस तरह से प्रूव करती हैं. सो एक्सरे स्टडीज़ कंफर्म करती हैं कि जो बेंजीन है उसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और वो ये भी कंफर्म करती हैं कि जो सारे कार्बन्स और हाइड्रोजन्स हैं वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं एंड द एंगल बिटवीन देम जो आपके पास हेक्सागोनल में 6 एंगल्स हैं दे आर ऑल 120 डिग्री और जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं उनकी बॉन्ड लेंथ है 1.397 और जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो उसकी लेंथ है 1.09 एंगस्ट्रॉम. So these are all facts revealed by the X-ray studies of benzene. ये हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने कल बात की थी कि ये एक साइंटिस्ट कैक्यूल ने सजेस्ट किया था. उसको क्या क्या ऑब्जेक्शंस फेस करने पड़े उसमें एक चीज़ ये थी कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैक्यूल ने हमें सजेस्ट किया उसके अंदर बहुत ज़्यादा अनसैचुरेशन है क्योंकि 3 डबल बॉन्ड्स है ना, जिसका मतलब है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अनसैचुरेशन है. लेकिन बेंजीन सैचुरेटेड कैरेक्टर भी शो करता है. बेंजीन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स भी देता है. इसका मतलब बेंजीन के अंदर हाईली अनसैचुरेशन थिंग जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ उसके अंदर बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड कैरेक्टर भी है जिसकी वजह से वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट शो करता है. और बेंजीन क्या है बहुत ज़्यादा. तो किस तरह मॉडर्न स्ट्रक्चर को प्रूव किया वो हम आज पढ़ेंगे. उसमें पहली है मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न कॉन्सेप्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एटॉमिक ऑर्बिटल. आपको पता है जो कार्बन होती है बेंजीन के अंदर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब है दिस वन. कार्बन 6 एटॉमिक नंबर, ग्राउंड स्टेट में उसके ये इलेक्ट्रॉन्स हैं. फिर एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन हम अगले ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देते हैं. और हाइब्रिडाइज स्टेट क्योंकि आपके पास sp2 है तो एक s और 2 p कंबाइन करते हैं और बनाते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड और एक जो ऑर्बिटल है वो रह जाता है अनहाइब्रिडाइज्ड. तो जो sp2 है उसकी शेप बनती है कुछ ऐसी 3 लूप्स. ठीक है, फ्लावर कार्बन के पास इस तरह के 3 लूप्स होते हैं. इसका ये एक लोब, ये सेकंड लोब और ये थर्ड लोब. ठीक है, ये 3 लोब्स हैं इस कार्बन के. अगेन ये वाली कार्बन, ये वाला जो है दिस वन, ये नहीं है, ये गलती से ड्रॉ हो गया. बाकी सारे 3 लोब्स हैं. अब एक लोब यहाँ से आप देखें इस कार्बन का तो वो इस कार्बन वाले के साथ बॉन्ड बना रहा है और इस वाले का ये वाला कार्बन का ये लोब इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है. सो 2 लोब्स जो हैं वो कार्बन कार्बन से कनेक्टेड हैं, जबकि जो एक लोब है ऊपर सब का वो हाइड्रोजन से कनेक्टेड है. ये जो राउंड है रेड कलर के ये सब क्या हैं, हाइड्रोजन्स हैं. सो कार्बन के जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं उसमें से 2 ऑर्बिटल्स कार्बन कार्बन से बॉन्ड बना रहे हैं और एक ऑर्बिटल जो है वो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है. ठीक है, उसके अलावा ये तो हो गए हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. इसके अलावा हमारे पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है हर कार्बन के ऊपर. तो वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हमने यहाँ पे शो किया है. हर कार्बन के ऊपर एक मैंने लोब बना दिया है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को शो कर रहा है. ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक. तो वो ये कहता है फर्स्ट स्ट्रक्चर में जो आपके पास फर्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है दिस वन, उसमें ये बता रहा है कि आपके पास सिग्मा बॉन्ड किस तरह से बनते हैं. क्योंकि आपको पता है जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं. तो क्योंकि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है उसके 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो एक कार्बन के पास 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, उसमें से 2 वो यूज़ कर रहा है टू मेक सिग्मा बॉन्ड्स विद एडजेसेंट कार्बन्स और एक यूज़ कर रहा है टू मेक सिग्मा बॉन्ड विद हाइड्रोजन. इस तरह से वो 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है. लेकिन क्योंकि उसके ऊपर एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल भी है तो वो जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो हमेशा राइट एंगल पे इस तरह से प्लेस हुआ होता है जिस तरह आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है. तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सारे शो किए हुए हैं.
उसके अलावा जब आपके पास ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ये आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड्स बना। अब पहले सिंगल बॉन्ड तो हमने पढ़ लिया, अब ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल आपस में मिलकर एक डबल बॉन्ड बना देंगे, ये और ये आपस में एक डबल बॉन्ड बना देंगे, और ये आपस में एक पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट था, फिर पाई बॉन्ड्स जो थे या फिर जो 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स थे, उन्होंने आपस में रिएक्ट करके क्या बना दिए, पाई बॉन्ड्स बना दिए। तो इस तरह से 3 पाई बॉन्ड्स हैं और बाकी सारे क्या हैं, सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। उसके अलावा ये जो डीलोकलाइज्ड बेंजीन का पाई ऑर्बिटल्स हैं, उसको इस डायग्राम से यूजुअली शो किया जाता है, क्योंकि एक ओवरलैप ऊपर हो रहा है और एक ओवरलैप नीचे हो रहा है। बेसिकली ये जो डायग्राम है ये बता रही है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कितना ज़्यादा डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड का मतलब होता है कितना ज़्यादा मूव कर रहा है। तो आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बेंजीन के अंदर, वो लोकलाइज्ड नहीं है, वो एक जगह पे प्रेजेंट नहीं है, बल्कि दे आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग, और वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हमने इस डायग्राम में शो किया है। सो बेसिकली दीज ऑल 3 डायग्राम्स एक्सप्लेन द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन के स्ट्रक्चर का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट, वो ये शो कर रहा है। दिस इज़ द लॉन्ग क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देन कमिंग टू द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, हमने बात की अभी शुरू में कि बेंजीन एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो वो स्टेबल कैसे है, उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी क्यों है, उसको अभी हम पढ़ेंगे। सपोज़ कर लें जो बेंजीन है, क्योंकि बेंजीन का स्ट्रक्चर आपने देखा है, उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड हैं, ठीक है। तो उसको हम नाम दे देते हैं 135 साइक्लोहेक्सा ट्राईन। साइक्लोहेक्सा का मतलब क्या हो गया, 6 कार्बन्स हैं जो साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट हैं, और ट्राईन मीन्स इट हैज़ 3 डबल बॉन्ड्स, ठीक है, 3 पाई बॉन्ड्स है उसके अंदर, और वो किस पोजीशन पे है, 1, 3 एंड 5। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। हम सपोज कर लेते हैं ये हिपोथेटिकल कंपाउंड है जो हमने खुद से सपोज कर लिया, ओके। नाउ इफ़ यू टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सीन जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड है, और उसके अंदर अब हाइड्रोजन ऐड करवाएं, तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है कितनी, -119.5 किलो जॉल पर मोल। मतलब ये इतनी एनर्जी रिलीज़ करता है जब इसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करें, 2 डबल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल ले लें, जैसे कि 1,3 साइक्लोहेक्सा डाईन, ठीक है, तो वो कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, फर्स्ट वाले के लिए अगर एक बॉन्ड के लिए 119 किलो जॉल पर मोल रिलीज़ हो रही है, तो डेफिनेटली 2 डबल बॉन्ड्स के लिए 119 प्लस 119 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होगी, जो कि बनती है 239 किलो जॉल पर मोल। इट मीन्स अगर 2 डबल बॉन्ड है हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर में, तो उसकी हाइड्रोजनेशन जब हम करेंगे तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जितनी सिंगल की रिलीज़ हो रही है उससे डबल 2 के लिए रिलीज़ होगी, जो कि बनती है -239। लेकिन एक्चुअली जो रिलीज़ होती है वो है -231, ठीक है। अब थोड़ा सा फ़र्क क्यों आया, फ़र्क इसलिए आया क्योंकि जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स का मतलब ये है दिस वन, जब एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड वाली सिचुएशन आ जाए जहाँ पे अल्टरनेट डबल या सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, तो उसको कहते हैं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। तो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स थोड़े से ज़्यादा स्टेबल होते हैं नॉर्मली, तो इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो एनर्जी कम हुई है वो किस वजह से हुई है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स की स्टेबिलिटी की वजह से। एक बात आप याद रखिएगा, माइंड में रखिए, जितनी मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, जितनी एनर्जी ज़्यादा होती है वो उतना कम स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ इस केस में क्या हुआ, वैसे रिलीज़ होनी थी -239, लेकिन हुई -231, कम हो गई है, इसका मतलब स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। और वो स्टेबिलिटी क्यों आई इसके अंदर, बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। नाउ कमिंग टू द बेंजीन, बेंजीन के अंदर हैं 3 डबल बॉन्ड्स। अगर हम थ्रेटिकली एक्सप्लेन करें तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि 119 अगर सिंगल बॉन्ड के लिए एनर्जी रिलीज़ हो रही थी, तो 3 डबल बॉन्ड्स के लिए कितने रिलीज़ होंगे, 3 × 119, ठीक है, ये हम एक्सपेक्ट करेंगे दिस वन। तो वो एनर्जी बनती है -358 किलो जॉल पर मोल, मतलब इतनी एनर्जी रिलीज़ होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, रिलीज़ होती है 208 किलो जॉल पर मोल, मतलब
कम एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो मैंने अभी आपको कहा जितनी एनर्जी कम होगी मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। नाउ कम टू दिस, कैलकुलेटेड थी जो हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट थी, दैट वाज -358। ऑब्जर्व्ड यानी जो हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की, दैट इज़ 208। तो डिफरेंस कितना आया, 150 किलो जॉल पर मोल, यानी कि 150 किलो जॉल पर मोल एनर्जी कम हो गई है। इट मीन्स मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल हो गया है। अब इस ग्राफ को देखें तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है साइक्लोहेक्सेन के लिए। साइक्लोहेक्सेन हमने बनाना है, ठीक है। अब हमने एक स्ट्रक्चर लिया साइक्लोहेक्सीन 1, जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड था, उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड किया तो ये एनर्जी रिलीज हुई और बन गया साइक्लोहेक्सेन। फिर हमने लिया 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन, जिसमें 2 डबल बॉन्ड थे, उसमें हमने हाइड्रोजन ऐड किया और उसमें इतनी एनर्जी रिलीज हुई और बन गया साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। फिर हमने लिया ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, तो हमने एक्सपेक्ट किया कि इतनी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी। यही एक्चुअली बेंजीन का स्ट्रक्चर भी है, लेकिन जो एनर्जी रिलीज हुई बेंजीन के केस में, दैट इज़ 208 किलो जॉल पर मोल। तो ये जो डिफरेंस आया है एनर्जी का, इसे हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। बेसिकली दिस रेजोनेंस एनर्जी इज़ द कॉज ऑफ स्टेबिलिटी। ये आपके पास मॉलिक्यूल को क्या दे रही है, स्टेबिलिटी दे रही है। अच्छा, बेसिकली रेजोनेंस एनर्जी क्या है, रेजोनेंस एनर्जी ये है कि जब मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करता है तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। रेजोनेंस का मतलब ये है कि जब उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर दे, रेजोनेट कर रहे हो। रेजोनेंस क्या है, यहाँ पे आपको डेफिनेशन नज़र आ रही है, द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एटम्स इज़ कॉल्ड रेजोनेंस। जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक तरह की पेयरिंग स्कीम नहीं शो कर रहे, बल्कि 2, 3, 4, 5 तरह की पेयरिंग स्कीम्स शो कर रहे हैं। कभी एक तरह पेयर हो जाते हैं, कभी दूसरी तरह पेयर हो जाते हैं। मीन्स वो कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहे हैं और अपनी पेयरिंग चेंज कर रहे हैं, उसको आप कहते हैं रेजोनेंस। तो जब वो पेयरिंग चेंज करते हैं तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स शो करते हैं, उनको हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और बहुत सारे, अगर 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो उनको हम इस वाले एरो के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं। वो आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेंजीन के शो करने हैं। एक बात याद रखें, जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। इसका मतलब होगा वो उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी शो कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर इतने सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। बेंजीन हैज़ 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एज यू कैन सी ओवर हियर। फर्स्ट वन ए, जिसके अंदर आपको 3 डबल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। बी में वो बॉन्ड्स थोड़े शिफ्ट हो गए हैं। अगर पहले इन 2 कार्बन्स के दरमियान एक डबल बॉन्ड था, तो अब इन दोनों के दरमियान शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो इसकी क्या है, मूवमेंट हो रही है। फिर अगेन शिफ्ट हो गया, फिर एक बीच में शिफ्ट हो गया और फिर एक इस पोजीशन में आ गया। तो ये हमारे पास 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन क्या है, स्टेबल होता है। जो फर्स्ट 2 स्ट्रक्चर्स हैं वो एक साइंटिस्ट था कैक्यूल, उसने हमें सजेस्ट किए थे, और लास्ट 3 स्ट्रक्चर्स हैं वो जो दीवार ने सजेस्ट किए थे। अब जो हमारे पास कैक्यूल के स्ट्रक्चर हैं वो तो काफ़ी एक्सेप्टेबल हैं, दे आर वेरी स्टेबल। लेकिन जो दीवार के स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो यहाँ पे जो 1, 4, 2, 5 और 3, 6 की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा लंबी है एज़ कम्पेयर टू 1, 2 या फिर 3, 4 या फिर 4, 5 या फिर 5, 6, उनसे ज़्यादा लंबी है ना बॉन्ड लेंथ। तो अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा लंबी है, इट मीन्स वो इतनी स्टेबल नहीं है। सो ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं वो एनर्जेटिकली इतने फेवरेबल नहीं हैं जितने फर्स्ट 2 स्ट्रक्चर्स हैं। सो हम बेंजीन के कौन से स्ट्रक्चर्स कंसिडर करते हैं, यही वाले स्ट्रक्चर्स कंसिडर करते हैं जो कैक्यूल ने सजेस्ट किए थे, जहाँ पे जो आपके पास 3 डबल बॉन्ड्स हैं वो अल्टरनेट कर रहे हैं 3 सिंगल बॉन्ड्स के साथ। तो ये 2 स्ट्रक्चर्स जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, जो रेजोनेंस हाइब्रिड्स हैं, ये बनते हैं हमारे पास, जो हमें किसने सजेस्ट किए, कैक्यूल ने। लास्टली हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ्स हैं वो किस तरह से फ़र्क हैं। अब हमारे जो 3 डबल बॉन्ड हैं वो 3 सिंगल बॉन्ड से कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो हर बॉन्ड के अंदर सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर भी है और डबल बॉन्ड का कैरेक्टर भी है। तो इट मीन्स उसकी बॉन्ड लेंथ सिंगल या डबल के दरमियान में रहेगी, ना वो प्योरली डबल है ना वो प्योरली सिंगल है, वो क्या है, इन बिटवीन डबल एंड सिंगल। तो इसका मतलब जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, इट शुड बी इन मिडल ऑफ डबल बॉन्ड्स और इन मिडल ऑफ एल्कीन्स एंड एल्केन्स। एल्केन्स के केस में कार्बन कार्बन
लेंथ है 1.54. In case of alkenes it is 1.34, but in case of benzene it is 1.397, which is in middle intermediate between एल्केन्स एंड एल्काइंस. इसका मतलब है जो हर बॉन्ड है उसके अंदर सिंगल और डबल बॉन्ड के कैरेक्टर प्रेजेंट है. कोई भी बॉन्ड प्योरली सिंगल नहीं है और कोई भी बॉन्ड प्योरली डबल नहीं है, क्योंकि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो ये वाला बनता है बेंजीन का. हम क्या करते हैं, बेंजीन के अंदर एक साइकिल लगा देते हैं, जिसका मतलब होता है हमारे जो 3 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. So this was all about the structure of benzene. Hope you understood. Allah Hafiz.